हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर जो हीट है उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि जो आपके ठोस होते हैं यानी जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स होते हैं, उसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो आपके सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, इसके जो कण हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो जो पदार्थ है उसमें घूमते नहीं हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो है अपनी स्थिति पर स्थिर रहने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। एक मॉलिक्यूल से, एक कण से दूसरे कण तक, कण को क्या करते हैं, ये ऊष्मा देते हैं या ऊष्मा प्रवाहित कराते हैं, जिस कारण जो ऊष्मा है वो एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर होती है। ठीक है, यही प्रक्रिया आपकी चालन प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद हमने जो है आपका जो है कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। संवहन क्या होता है? बेसिकली संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या है, एक ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है और ये आपके फ्लूइड्स में दिखाई देती है, यानी जो आपके द्रव होते हैं उनमें ये प्रक्रिया दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जो आपके पदार्थ है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके द्रव होते हैं, गैस होती है, ठीक है, और आपके लिक्विड यानी तरल होते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल की विशेषता क्या होती है कि ये पूरे पदार्थ में मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब ये पूरे पदार्थ में क्या करते हैं, गति करते हैं। गति करने के कारण ये क्या करते हैं, जो है एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया के कारण ही जब भी आप किसी बर्तन में पानी को रखते हो और उसे आग के ऊपर रखते हो तो क्या होता है, पानी पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें गैस की, ठीक है, तो गैस में भी आपका जो है या जो आपकी एयर है, वायु है, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, जो है ऊष्मा का स्थानांतरण कन्वेक्शन प्रक्रिया से यानी संवहन प्रक्रिया से ही होता है। संवहन प्रक्रिया के कारण ही जो है अगर आप किसी जगह पर जैसे आग जला देते हैं तो पूरा का पूरा वह जगह गर्म हो पाती है। ठीक है, तो ये आपके कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया से होता है। इसका हम प्राकृतिक या जो हमारा प्रकृति है उसमें हम इसके कुछ जो है इस परिघटना को देख रहे थे, जिसमें हमने सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, समुद्र समीर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि जो आपके तटवर्ती इलाके होते हैं यानी कोस्टल रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, आपके लैंड यानी थल होता है और आपके समुद्र होते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का संयोजन यहाँ पे देखा जाता है। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो है आपकी जो लैंड या जो थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, जो है सी या जो आपके सागर है, समुद्र है, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में। और जो आपके लैंड है, थल है, उसके ऊपर जो भी वायु है वो गर्म होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती। वहीं जो आपके समुद्र है उनके ऊपर ठंडी हवा होती है और वो क्या करती है, वो इस जो आपकी ये लैंड है, लैंड के ऊपर जो गर्म हवा थी उनकी जगह लेने के लिए जाती है या मूव करती है, गति करती है। जो गर्म हवा है, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाती है और जो ठंडी हवा है वो सागर या समुद्र से उनकी जगह लेने के लिए चली जाती है। फिर क्या होता है, ये जो गर्म हवा है ये आगे चलती है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे करके उठने के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके ठंडी होने लग जाती है। ठंडी होने के कारण ये भारी हो जाती है। भारी होने के कारण क्या होती है, ये समुद्र के ऊपर आ जाती है जहां पर ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर से वही प्रक्रिया होती है। जो आपके थल है, थल के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो गई है तो वो उठ जाती है, और जो आपके समुद्र है, समुद्र के ऊपर ठंडी हवा जो है वो भारी है, वो क्या करती है, वो लैंड यानी थल की ओर जाती है।
और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया को या इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज यानी समुद्र समीर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, अब ये जो आपके समुद्र समीर होते हैं ये आपका दिन के समय होता है। इसी कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आपके तटवर्तीय इलाके होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पर जो है आपके जो खिड़की दरवाजे हैं वो समुद्र की तरफ बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ठंडी हवा समुद्र से जो है घर में प्रवेश करे। ठीक है, घर की तरफ ठंडा रहे। और ठंडी हवा किस कारण से आती है? आपके सी ब्रीज यानी समुद्र समीर के कारण होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंड ब्रीज के बारे में, यानी थल समीर। अब ये जो परिघटना है ये रात के समय देखने को मिलती है। हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि दिन के समय क्या होता है, जो आपके थल होते हैं या जो लैंड वाला एरिया होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, वहीं सागर या समुद्र बहुत देर में गर्म होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम रात के समय की बात करें, रात को क्या हो जाता है? ठंडा होता है। तो रात को टेम्परेचर आपका डाउन होता है, ठंडा होने लगता है। तो ये देखा गया है कि जिस तरीके से जो थल है वो सुबह के टाइम जल्दी गर्म हो जाते हैं, रात के समय वह उसी तरीके से जल्दी ठंडे हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि समुद्र को गर्म होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे समुद्र को जो है ठंडा होने में टाइम लग जाता है। यानी अगर रात के समय की बात करें तो रात के समय जो थल होती है वो जो है आपकी ठंडी हो जाती है, वहीं आपके जो समुद्र या सागर हैं वो गर्म रहते हैं। अब अगर हम लैंड की बात करें, थल की बात करें, तो थल में क्या है? ठंडी हवा है। ठंडी हवा के कारण क्या होता है? जो ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड की तरफ रह जाती है या थल की तरफ रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आपकी ठंडी हवाएं हैं वो कैसी होती हैं? भारी होती। वहीं अगर हम समुद्र या सागर की बात करें तो समुद्र या सागर के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो गर्म होती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि समुद्र को जो है गर्म ठंडा होने में समय लगता है। तो यहाँ पे जो आपकी हवाएं होंगी वो कैसी होंगी? गर्म होंगी। गर्म हवा कैसी होंगी? हल्की। गर्म हवा कैसी होगी? गर्म हवा आपकी हल्की होंगी। गर्म हवा कैसी होंगी? हल्की होंगी। ये हल्की हवा क्या करेंगी? ऊपर की ओर उठ जाएंगी, ऊपर उठेंगी। ठीक है, ऊपर उठेगी और क्या होगा कि जो आपके थल है या जो अभी आपकी लैंड है वहां पे जो ठंडी हवा है वो इस जो ये गर्म हवा ये जो ऊपर उठ गई है इसकी जगह लेने के लिए सागर या समुद्र की ऊपर जाएगी। अब क्या होगा? जैसे ही ये हवा सागर या समुद्र के ऊपर जाएगी तो ये हवा गर्म हो जाएगी और फिर ऊपर उठेगी। अब जो ऊपर गर्म हवा है वो क्या करेगी? ऊपर उठेगी, धीरे धीरे करके ठंडी होगी, उसकी तरफ ये जाएगी तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और भारी हो जाएगी, जिस कारण ये जो है सतह के पास आ जाएगी और फिर क्या करेगी? समुद्र के ऊपर जाएगी गर्म हवा की जगह। तो इस तरीके से ये जो है चक्र चलता रहता है और इस चक्र को हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज या थल समीर। ठीक है, तो लैंड ब्रीज या थल समीर आपका रात के समय होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जो थल है और जो सागर या समुद्र है दोनों में जो है दोनों के ठंडे होने में वेरिएशन आता है। इसी कारण क्या होता है? लैंड ब्रीज या थल समीर का जो है निर्माण होता है। ठीक है, और ये भी क्या है आप देख सकते हैं, ये जो है ये जो परिघटना है ये बेसिकली संवहन प्रक्रिया के कारण होती है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। रात के समय क्या होता है? बिल्कुल उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। क्या होता है कि जो पानी होता है, ठीक है, यानी जो समुद्र है, सागर है, वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में?
लैंड के या थल के कंपैरिजन में। सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, इसलिए जो ठंडी हवाएं हैं वो सागर की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, इसे क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। तो अगर हम बात करें थल समीर की, तो थल समीर कहां से कहां जाती है? थल से समुद्र की ओर। किससे? थल से समुद्र की ओर, यानी लैंड से जो है सी की ओर जाती है। ठीक है, तो ये आपका थल समीर है। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगली प्रक्रिया की ओर, यानी यहाँ पे हम जो है ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम अपनी तीसरी प्रक्रिया की ओर चलते हैं, जो है रेडिएशन यानी विकिरण। अभी तक हमने दो प्रक्रियाएं पढ़ी। पहली है चालन प्रक्रिया यानी कंडक्शन मेथड, दूसरी है, पहली है चालन, दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी संवहन यानी कन्वेक्शन। क्या देखा था हमने कि जो चालन प्रक्रिया होती है वो आपकी ठोसों में होती है। किसमें होती है? ठोसों में या सॉलिड्स। संवहन प्रक्रिया किसमें होती है? फ्लूइड्स में। किसमें होती है? फ्लूइड्स में। ठीक है, जैसे कि आपकी गैस हो गई, तरल या द्रव्य हो गए, इनमें आपकी कन्वेक्शन प्रक्रिया। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी कंडक्शन प्रक्रिया है इसका माध्यम ठोस यानी सॉलिड्स होते हैं। वहीं अगर हम संवहन प्रक्रिया की बात करें, कन्वेक्शन प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पर जो आपके फ्लूइड्स होते हैं यानी जो आपके द्रव्य होते हैं, ये आपके माध्यम होते हैं। ठीक है, तो चालन में ध्यान रखना है सॉलिड या ठोस माध्यम होते हैं, उनमें ही यह प्रक्रिया होती है। संवहन में फ्लूइड्स होते हैं, द्रव्य होते हैं। अब हम बात करते हैं विकिरण की। किसकी? रेडिएशन यानी विकिरण। अगर हम विकिरण की बात करें तो विकिरण को हम जो है एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर जो ऊर्जा का स्रोत है या बेसिकली हम बात करें ऊष्मा का जो मेन स्रोत है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से पृथ्वी में ऊष्मा आती है या पृथ्वी सूर्य के कारण ही गर्म रहती है। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी हमसे बेहद दूर है। ठीक है, मिलियंस लाइट ईयर दूर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सूर्य से फिर भी पृथ्वी तक क्या होती है? ऊष्मा आती है, यानी सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी में आती है। एक और चीज गौर करने की है कि अगर हम बात करें पृथ्वी और सूर्य की, तो इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे क्या हो? ऊष्मा का स्थानांतरण हो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है? ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक आती है। तो वह प्रक्रिया, जैसे कि अगर हम सूर्य की बात करें, ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है, ये जो प्रक्रिया है जिस कारण सूर्य से पृथ्वी में ऊष्मा आती है, इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम रेडिएशन यानी विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया के कारण। किसके कारण? विकिरण यानी रेडिएशन प्रक्रिया के कारण। विकिरण यानी रेडिएशन प्रक्रिया के कारण ही सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम यानी
मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊष्मा आती है वो विकिरण यानी रेडिएशन प्रक्रिया के कारण ही आती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट from one place to another without heating the intervening medium is called radiation. बिना माध्यम को गर्म किए ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। तो विकिरण यानी रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो माध्यम है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम को गर्म करे बगैर भी क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। फॉर द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य की जो हीट है, ऊष्मा, वो हम तक पहुंचती है। किस प्रक्रिया के कारण पहुंचती है? रेडिएशन प्रक्रिया के कारण ही वह पहुंचती है। सूर्य से हम ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, कि हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें बगैर माध्यम को गर्म करे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो विकिरण है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो ये आपका क्या है? रेडिएशन है। आप इसे नोट करें। The transfer of heat of radiation does not require any medium. यानी यहाँ पर ऊष्मा के स्थानांतरण में, यानी जो आपकी रेडिएशन प्रक्रिया है, विकिरण प्रक्रिया है, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसमें किसी भी प्रकार के मीडियम यानी किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। और ये क्या होता है? ये जब ये होता है तो इसके लिए जो है मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जब भी ये होता है तो मीडियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी मीडियम का इसमें मीडियम का कोई भी रोल नहीं होता। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके अलग अलग एग्जाम्पल है रेडिएशन के। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्या देखा हमने कि सूर्य से हम तक जो ऊष्मा आती है वो आपकी रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया से ही हम तक या पृथ्वी तक पहुंचती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने आग जलाई है, और क्या करते हैं, आप साइड में बैठ के आग के पास अपने हाथों को रखते हैं, यानी कुछ दूर पर रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको गर्माहट महसूस होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी जो ऊष्मा जो है आपकी आंख से हमारे हाथों तक पहुंच रही है, ये रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया से ही आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों एक साथ, तीनों जो आपकी प्रक्रिया है, तीनों जो ट्रांसफर ऑफ हीट की जो प्रक्रिया है वो आपकी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। जैसे कि सबसे पहले कंडक्शन की बात करें, हमने क्या किया, एक लोहे की छड़ी ली और उसे हमने जो है आग के पास रखा। अब लोहे की छड़ी का ये सिरा जो आग के पास है वो तो आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में है, सीधे संपर्क में है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो गर्म होगा। अब ये हिस्सा गर्म होगा तो क्या होगा,
कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे कि जो उसका दूसरा सिरा है वो भी गर्म हो जाए। तो यहाँ पे जो आपकी ये रॉड है या लोहे की छड़ है ये गर्म हो रही है और ऊष्मा ना जो छड़ से है इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी जिस प्रक्रिया से आपके छड़ का एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानी गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया कहते हैं। और ये आपके सॉलिड्स में यानी ठोसों में होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपने जैसे आग जलाई है और आग के लौ के ऊपर आप हाथ रखते हैं, ठीक है, कुछ दूरी पर, लौ के ऊपर कुछ दूरी पर आप हाथ रखते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है। यहाँ पर जो आप तक ऊष्मा पहुंच रही है वो कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया से होती है, क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जो आपके एयर है या वायु है वो एक प्रकार का द्रव्य है, फ्लूइड है। अब क्या होता है, ये आपकी लौ के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है। वहीं ऊपर की ठंडी हवा साइड से नीचे की ओर आ जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी हवा है वो ऊपर उठ रही है और कैसी हवा है, गर्म हवा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हाथों तक जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया के कारण हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, आग के साइड में यानी किनारे, ठीक है, साइड में यानी किनारे पे अपने हाथों को इस तरीके से रख के जो है अपने हाथों को गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण आग से हमारी हाथों तक पहुंच रहा है वह रेडिएशन प्रक्रिया से पहुंचता है। और रेडिएशन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, यानी रेडिएशन प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण बगैर माध्यम के होता है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है जो आपकी जितनी भी गर्म पिंड होते हैं, जितने भी जो है हॉट बॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, या हीट को रेडिएट करती। बेसिकली वो क्या करती हैं, हीट या ऊष्मा को देती है। अब जब भी ये जो ऊष्मा है किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो दो प्रक्रिया होती है। एक होता है कि जो ऊष्मा है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। दूसरा, ऊष्मा एब्जॉर्ब या अवशोषित होती है। यानी जब भी किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो दो यहाँ पे प्रक्रियाएं होती है। एक है ऊष्मा जो है वो परावर्तित होती है, दूसरा है कि ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो आपका एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन या परावर्तन है, कि चीजें किस तरीके से परावर्तित होंगी या आपकी जो ऊष्मा है वो किस तरीके से परावर्तित होगी, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी आपकी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, यानी सारी की सारी जो गरम पिंड है वो क्या करते हैं, वो हीट को यानी ऊष्मा को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, यानी ऊष्मा का विकिरण करते हैं। When this heat falls on some object, जब ये ऊष्मा किसी वस्तु पर पड़ती है, a part of it is reflected and a part of it is absorbed. तो क्या होता है, इसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और कुछ क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित हो जाता है। एंड अ पार्ट इज ट्रांसमिटेड, और कुछ भाग क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे हमने देखा है कि जब भी हम किसी वस्तु पर ऊष्मा डालते हैं तो क्या कहा हमने कि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिसपे आपने हीट को डाला है, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद गर्म हो जाती है। तो गर्म क्यों होती है, एब्जॉर्ब पार्ट यानी अवशोषित भाग के कारण। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है
और कुछ भाग अवशोषित हो जाते हैं तथा कुछ भाग परागत हो जाते हैं। अब इसी के बेस में हम बात करेंगे कि हमें गर्मियों और सर्दियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, वहीं सर्दियों में हम डार्क या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे जो कि आपकी एक्टिविटी 4.10। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो बर्तन लेने हैं कुछ इस तरीके से। एक की ऊपरी सतह को आप काले रंग से पेंट कर देंगे और दूसरे की ऊपरी सतह को आप सफेद रंग से पेंट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों में पानी भरना है और जो है धूप में रख देना है। धूप में आप कुछ घंटों तक इन्हें रखेंगे और उसके बाद आप इनका तापमान मेजर करेंगे, यानी इनका टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि वह पानी जो काले रंग के बर्तन में रखा गया है, वह पानी आपको गर्म महसूस होगा या उसका तापमान आपको ज्यादा महसूस होगा। वहीं अगर हम बात करें उस बर्तन की जिस पर सफेद रंग का पेंट किया गया है, उसका पानी आपको दूसरे बर्तन के पानी के कंपैरिजन में ठंडा महसूस होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी जो है अलग अलग जो है चीजों के बारे में बात करी, हमने बात करी कि जब भी हम किसी भी वस्तु पे ऊष्मा को देते हैं या ऊष्मा को डालते हैं, ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ परावर्तित हो जाता है, कुछ परागत हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब भी हम जो है जब भी जो आपके कपड़े होते हैं उनमें ऊष्मा जाती है या पड़ती है, तो कुछ भाग उसका अवशोषित और कुछ परावर्तित हो जाते हैं। अब अगर हम काले रंग के कपड़े और सफेद रंग के कपड़ों की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो काले रंग के कपड़े होते हैं या डार्क रंग के जो कपड़े होते हैं, गहरे रंग के कपड़े होते हैं, इनकी एक स्पेशलिटी होती है। क्या, ये जो है काला रंग जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने अभी पतीले में देखा या जो आपका बर्तन था, काला बर्तन था, उसके पानी में देखा कि उसका जो पानी था उसका तापमान अधिक था। तो वहां पे क्या हुआ, जो आपका काला बर्तन है उसने क्या किया, उसने जो सूर्य की ऊष्मा है उसे अवशोषित किया है, उसको एब्जॉर्ब किया है, जिसके कारण आपका पानी गर्म रहा। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जो आपका काले रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण हमें गर्म कपड़ों में गर्म सा महसूस होता, सॉरी काले कपड़ों में गर्म महसूस होता है। वहीं अगर हम हल्के रंग के कपड़ों की बात करें, तो हल्के रंग का एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है कि ये ऊष्मा को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करते हैं। अब जब ऊष्मा परावर्तित हो रही है यानी ऊष्मा हमसे दूर जा रही है, तो हमारे जो कपड़े हैं या जो हमारा हल्का रंग है वो इसको अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है यानी अवशोषण नहीं हो रहा है, जिस कारण क्या होता है, हमारा जो अगर हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमारा शरीर ठंडा रहता है। जैसे हमने पतीले में देखा, ये जो आपका बर्तन था उसमें देखा कि जो आपके सफेद रंग का बर्तन था उसका पानी ठंडा था। क्यों था, क्योंकि जो आपका सफेद बर्तन है वो क्या कर रहा है, वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर रहा है, जिस कारण वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और क्या हो रहा है, आपका पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गर्म, क्योंकि सर्दियों में हमें अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है, जिस कारण हमें ऐसे कपड़ों की आवश्यकता है जो हीट को एब्जॉर्ब करे, ऊष्मा को क्या करे, अवशोषित करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनते हैं। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो आपके हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और आप ये जानते हैं गर्मियों में हमें गर्म लगता है तो हमें अपने शरीर को ठंडा रखना होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं।
You know that in summer we prefer light colored clothes. आप जानते हैं कि हमें गर्मियों में हम जो है प्रेफर करते हैं, हम वरीयता देते हैं किन्हें, हल्के रंग के कपड़ों। And in winters we usually wear dark colored clothes. वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark clothes in winter. क्या होता है, गहरे रंग की जो सतह होती है वो क्या करती है, वो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिस कारण हमें जो है सर्दियों में गर्म जो है काले कपड़े पहनना ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा सुखद लगता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने में सुखद लगता है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। अब क्या होता है, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर ऊष्मा को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, दैट फॉल्स ऑन इट, जो कि उसमें पड़ते हैं, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। इसलिए गर्मियों में उसको पहनना हमें काफी सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हम क्या करते हैं, हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, वहीं सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े। ठीक है, इसे आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम कॉटन यानी जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं उनको पहनना प्रेफर करते हैं, वहीं सर्दियों में हम ऊन के बने हुए कपड़े पहनते यानी ऊनी वस्त्र पहनते। अब ऐसा क्यों होता है ये अब हम समझेंगे। अगर हम वुल की बात करें यानी ऊन की बात करें तो ऊन क्या है, ऊन एक प्रकार का जो है कुचालक है ऊष्मा का, यानी उससे ऊष्मा जो है एक जो है स्थानांतरित नहीं होती है या ट्रांसफर नहीं होती। और एक और चीज है, आपने देखा होगा ऊन के बीच में क्या होती है, ऊन की बुनाई होती है तो बीच में गैप रहता है। अब इस गैप में क्या होता है, इसके जो फाइबर होते हैं उसमें क्या होता है, हवा ट्रैप हो जाती है यानी वायु वहां पे फंस जाती है। और वायु के बारे में भी आप जानते हैं कि वो भी क्या है, एक पुअर कंडक्टर है, किसका, आपके हीट का। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप ऊन से बने हुए कपड़े पहनते हैं तो ऊन भी आपका पुअर कंडक्टर है, उसके बीच में आपकी हवा ट्रैप हो जाती है। अब इस कारण क्या होता है, हमारे जो शरीर की ऊष्मा है वो हमारे शरीर से बाहर की ओर नहीं जा पाती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बाहर का वातावरण, सर्दियों में बाहर का वातावरण हमारे शरीर से ठंडा होता है और हमेशा जो ऊष्मा होती है वो गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होती है यानी स्थानांतरित होती है। अब जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है कि जो ऊन के कपड़े हैं उसके जो रेशे हैं और जो उसमें हवा फंसी है वो जो है हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देते यानी इन्वायरमेंट में जाने नहीं देते, जिस कारण क्या होता है, हमें गर्म महसूस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं, ठीक है, और उसमें जो ऊन होती है वो एक बैड कंडक्टर है, कुछ चालक है ऊष्मा का, साथ ही साथ वो वायु को यानी एयर को भी ट्रैप करके रखती है, जिस कारण शरीर के बाहर जो है ऊष्मा स्थानांतरित या ट्रांसफर नहीं हो पाता और हम गर्म मतलब हम गर्म रहते हैं, हमारी बॉडी गर्म रहती है। ठीक है, वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी वुल क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन वुल फाइबर्स, वहीं इनकी जो वुल फाइबर है,
ठीक है, ऊन की जो रेशे हैं उसके बीच में हवा फंसी होती है। This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding। और ये जो हवा है ये हमारे शरीर से बाहर ऊष्मा के स्थानांतरण को रोकती है। So we feel warm, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी या ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच में वायु फंसी या ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने रेडिएशन यानी विकिरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। विकिरण क्या होता है, किस प्रकार से विकिरण प्रक्रिया के कारण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, ये हमने देखा। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना क्यों प्रेफर करते हैं, वहीं सर्दियों में हमें जो है गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद होता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि हम सर्दियों में ऊन के बने हुए वस्त्र क्यों पहनते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने जो है नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।